आज हम हिंदी पढ़ाएंगे और हिंदी में हमारी आज होगी वर्णमाला। वर्णमाला हमारी एग्जाम की दृष्टि से एक ऐसा मेजर पॉइंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बड़े से बड़े एग्जाम और छोटे से छोटे एग्जाम में लगभग मान के चलिए आप 3 से 4 क्वेश्चन आपके वर्णमाला से प्राप्त होंगे आपको। और वे क्वेश्चन मैं ये प्रयास करूँगा कि वे क्वेश्चन आपको आज ही दे दिए जाए, ठीक है ना। तो गेट स्टार्ट करते हैं हम। बाकी सब हैप्पी है? ओके सर, चलें। सबसे पहले हम इस हिंदी को जान लेते हैं कि हिंदी है क्या। क्वेश्चन यहाँ से पहला ही क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, इसका हमें पता होना चाहिए। क्या आपको पता है सर? सर हिंदी शब्द मूलतः फारसी के देन है। मैं मानता हूं। तो ये जो हमारा जो हिंदी शब्द है, वास्तव में ये हमारा अपने शब्दकोश का शब्द नहीं है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? हमें ये फारसी भाषा से हुआ। यहाँ से क्वेश्चन आपका यूपी टेट, सी टेट, यूपी पुलिस वगैरह यहाँ सब में आता है। यही पूछा जाता है कि किस भाषा का शब्द है। बच्चे अपने हिंदुस्तानी होने के कारण इसको हिंदी का मार देते हैं, यहाँ से उनके क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमेशा इसको याद रखना है आपको कि ये हमारा फारसी भाषा का शब्द है। पहला क्वेश्चन यहीं से निकलेगा आपका। और अब हम पॉइंट की ओर बढ़ते हैं अपने। हमारा पॉइंट क्या है कि जो हमारी भाषा है, सबसे पहले तो भाषा को ही समझ लो। भाषा किसे कहते हैं? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी बातों को दूसरे को समझाते हैं और दूसरे की बातों को समझते हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जो हमें जीने की राह देती है। जैसे आपने देखा होगा कि नवजात शिशु जब पैदा होता है, नवजात बालक होता है, तो उसके पास कोई भाषा नहीं होती, उसके पास। तो वह अपने विचारों को नहीं प्रदान कर पाता, केवल वो रुदन के माध्यम से या अपने हंसने के माध्यम से आपको अपने संकेत प्रदान करता है। तो हमने जो आज हिंदी के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, हम उसी के विचार पे चर्चा करेंगे कि हिंदी भाषा है तो भाषा किसी एक वर्ण से, किसी एक शब्द से, किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती। इसका भी आपको पता होगा। तो भाषा को बनाने के लिए कुछ पॉइंट होते हैं। उस पॉइंट में हमने एक चीज को रखा। सबसे पहले तो मैं भाषा के ही रूप बता देता हूं आपको। भाषा लगभग कितने प्रकार की होती है देखिए। जो भाषा होती है हमारी है 3 प्रकार की मानता हूं मैं। क्या सभी मानते हैं? बड़े बड़े विद्वान इसको मानते हैं कि 3 प्रकार की भाषा होती है। पहले नंबर पे भाषा रखते हैं हम संकेत की भाषा। इसको हम सांकेतिक भाषा भी कहते हैं। जिस प्रकार से हमारा जीवन चलता है, जिस प्रकार से हमारी आयु बढ़ती है, उस प्रकार से भाषा का स्तर भी बढ़ता है। हम उत्पन्न हुए, हम टोटल अपने सभी प्रकार के जो अपने विचार हैं, अपनी आवश्यकताएं हैं, अपनी जरूरतें हैं, उनको हम संकेतों के माध्यम से बताते हैं। जैसे हाव भाव व संकेत। ये 3 पॉइंट होते हैं बालक के पास। मैंने कहा जैसे हम उत्पन्न हुए, उत्पन्न होने के बाद हम जब तक जैसे जैसे हमारा आयु का स्तर बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा भाषा का स्तर भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट बनता है वो है भाषा को संकेत के माध्यम से समझा जाता है। दूसरा फिर होता है हमारा मौखिक भाषा। कौन सी भाषा भी? मौखिक भाषा। हाँ जी विवेक जी, मौखिक भाषा समझते हो किसे कहते हैं? मौखिक भाषा का मतलब होता है, देखो हमारे पास मुख होना चाहिए और मुख के अंदर क्या होनी चाहिए? मेन पॉइंट जो है हमारा, मेजर पॉइंट जो है हमारा, वो क्या है? ध्वनि। बस एक इस पॉइंट का होना अनिवार्य है। ये हमारे पास हो और बाकी हमारा व्यवहार हो। व्यवहार कैसा? जैसे व्यवहार में, जैसे परिवेश में, जैसे पर्यावरण में, वातावरण में हम निवास करते हैं, उसी प्रकार से हमें भाषा सीखने को प्राप्त होती है। अब हम रहते हैं यूपी में, तो यूपी में खड़ी बोली के प्रभाव से हम अपने मौखिक रूप से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। समझ में आ रहा है ना आपके? तो तीसरे नंबर पे हमारे आती है फिर लिखित भाषा। कौन सी भाषा? लिखित भाषा। और ये जो लिखित भाषा होती है, यही हमारा एग्जाम की दृष्टि से मेन पॉइंट है। यही से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ये चीजें तो हमारी सबकी व्यवहारिक भाषा है। ये कौन सी हमारी व्यवहारिक भाषा है। अब मौखिक भाषा को समझने के लिए हम क्या करेंगे? आपने देखा होगा कि भाई हमारे जो बुजुर्ग थे, जो हमारे माता पिता, उनसे पहले की जो जनरेशन थी वो अशिक्षित थी, लेकिन फिर भी उनके पास एक भाषा थी। वो केवल मौखिक रूप से ध्वनियों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। और वो भी कौन सी भाषा थी? वो भी हिंदी ही भाषा थी। वो कोई अदरवाइज कोई नई लैंग्वेज नहीं थी। लेकिन वो लोग यहाँ करके फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक चीज नहीं होती जिसको कहते हैं लिखने की एक लिपि, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको भाई? लिपि।
और ये लिपि ही एक ऐसा पॉइंट होता है जो पूरी भाषा को संजोए रखता है, पूरी भाषा को संभाल के रखता है, पूरी भाषा को बना के रखता है। तो हमारी जो लिपि है, हमारी जो लिपि है, इस लिपि को समझ ले पहले। विवेक जी इसको समझ ले पहले। ये जो लिपि हमारी क्या है, लिपि देखिए, जो लिपि हमारी संस्कृत भाषा का शब्द है। कहां से उठा भाई ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार, बहुत बारी बना हुआ क्वेश्चन है ये, बड़े एग्जाम में बनता है, जैसे वीडियो वगैरह का एग्जाम देते हैं ना, वहां पर क्वेश्चन बनता है कि लिपि किस भाषा से उठ के आया। जैसे हम तो लिपि को लिपि समझते हैं, लेकिन लिपि संस्कृत भाषा की लिप धातु से बना। किससे बना भाई? लिप धातु से बना। तो लिप धातु उठा लिया हमने यहां से। लिप धातु में क्या लेंगे हम? छोटी ई का प्रत्यय जोड़ देंगे। कैसे? लिप परत छोटी, इसको बोलते हैं प्रत्यय। प्रत्यय मतलब जो है ना, जो बाद में आकर के, किसी शब्द के बाद में आकर के जुड़ता है और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो जो लिपि है, जब हम इसको जोड़ देंगे तो ई की मात्रा यहां देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? लिपि, जिसका अर्थ होता है लेपना, पोतना। अब फिर वही बात आ गई मेरे सामने। मेरा जो पॉइंट है, शब्द के आधार पे चलना है हमें। लिपि का अर्थ होगा लेपना पोतना। रे कैसे लेपना पोतना? कहीं ऐसे कि लेपना पोतना थोड़ा ही ना, नहीं, ये रोंग है। लिप पुत तो रहा, ये भी लिपि भी रहा, पुत भी रहा, लेकिन नहीं, ऐसी विशेष आकृतियों के द्वारा लेपना पोतना जिनका कुछ अर्थ निकलता हो। ऐसी विशेष आकृतियों के द्वारा लेपना पोतना जिनका कुछ अर्थ निकलता हो। जैसे मैंने इसको लेप दिया, ये एक ऐसी विशेष आकृति है जो पूरी वर्णमाला में दोबारा कहीं नहीं मिलेगी आपको। विवेक जी, तो गौतम जी आपने देखा, जो अवर्ण है पूरी वर्णमाला में आपको कहीं प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि लिपि के अंदर एक चीज हमें देखने को प्राप्त होगी, जो मैं अभी आपको अध्ययन कराऊंगा। वो क्या प्राप्त होगी कि जो वर्ण एक बार आया वो दोबारा नहीं आएगा, और आएगा भी तो कुछ ना कुछ विकृति के अनुसार आएगा, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। जैसे इसी को मैं जब दोबारा लेपने की प्रयास कर रहा हूं, उसके साथ में एक डंडा जोड़ दिया मैंने, तो ये आ की ध्वनि देगा आपको। ठीक है ना? तो इसी को कहते हैं हम लिपि। और हमारी ये लिपि, क्वेश्चन बनता है, लिपि का पहला क्वेश्चन बना किस भाषा से आया? संस्कृत की लिप धातु से आया। कौन सा प्रत्यय लगा? ई का प्रत्यय लगा। ये दो क्वेश्चन आपसे यहां से क्लियर होंगे। फिर हमने देखा लिपि, हमारी लिपि क्या है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, ये तो क्वेश्चन बनता है कई बार। आपने देखा होगा, ये आपका यूपी टेट, सी टेट, प्राथमिक, जूनियर इत्यादि कहीं भी देखो आप, टीजीटी पीजीटी तक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो मैं आपको बता दूं, वो है हमारी देवनागरी। देवनागरी कौन सी भाषा है? ओ सॉरी, कौन सी लिपि है हमारी? देवनागरी। अब देवनागरी लिपि हमारी गुजरात से स्टार्ट हुई, क्योंकि हमारी इससे पहले जो लिपि थी हमारी, वो किस नाम से जानी जाती थी भाई? ब्राह्मी लिपि के नाम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। लेकिन देवनागरी लिपि हमारी ये थोड़ी आसान है, जिसके अंतर्गत ये देवनागरी लिपि कहां से है? गुजरात से। यहां से क्वेश्चन बनता है बहुत ज्यादा। IAS PCS के जो क्वेश्चन बनते हैं कि देवनागरी लिपि का उद्भव कहां से हुआ? गुजरात से। किसके द्वारा किया गया? देवनागर नाम का एक व्यक्ति था, ब्राह्मण था ये देवनागर। इस व्यक्ति ने इस भाषा का निर्माण किया, क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान थे। इनकी पुत्री ने इनसे कहा कि पिताजी आप इतने बड़े विद्वान हो, तो आप इस भाषा को कुछ सरल करके लिख दो, ताकि जन साधारण व्यक्ति भी इसको आसानी से पढ़ सकें, लिख सकें। तो उनके पिताजी ने फिर 52 अक्षरों में, वैसे तो 49 अक्षर है, धीरे धीरे भाषा का विकास हो रहा है, कुछ वर्ण हम उठा रहे हैं, जैसे कि फारसी भाषा से कुछ वर्ण ले लिए हमने, अरबी भाषा से ले लिए, तो वो उसमें इंक्लूड होते जा रहे हैं। वे बोलते हैं बाहर के वर्ण होते हैं, दूसरी भाषा के वर्ण। तो इसमें लगभग 49 वर्ण को रखा था उन्होंने, जिसको हमने, अब जिसका विचार हम करेंगे। विचार कैसे करेंगे? अब क्वेश्चन एक और बनता है हमारा कि ये जो हमारे 49 या 52 अक्षर है, भाई एग्जाम की दृष्टि से तो आपको 52 ही लगाने हैं, ठीक है ना? ये भी कई प्रकार की कंडीशन है कि इस अवस्था में कितने वर्ण होंगे, उस अवस्था में कितने होंगे और इस अवस्था में कितने होंगे। तो हमें कंप्लीटली वैसे तो 52 ही लगाने हैं। तो अब हम इनका वो करेंगे विभाजन। अब इन 52 अक्षरों को किस किस नाम से जाना गया, ठीक है ना, और कितने भागों में विभाजित किया गया, इसके बारे में विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। तो यहां तक आपके समझ में सब क्या आ गया ना विवेक जी? कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम था आप मेरे को बोल सकते हो, मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा एक बात बताइए आप विवेक जी मुझे,
जो हमारी लिपि है ये किस भाषा से उठ के आई? देवनागरी संस्कृत से। संस्कृत के किस धातु से बनी सर ये? लिपि हाँ जी, अभी तो मैंने बताया आपको। संस्कृत की धातु लिप। हाँ, लिप धातु से ई प्रत्यय करने से लिपि शब्द बनता है। इसका अर्थ क्या होगा वालिया जी, बताइए आप। इसका अर्थ होता है लेपना। लेपना पोतना, वेरी गुड। तो इस प्रकार से अगर हम इसको रिपीट करते हैं साथ साथ तो आपका माइंड में सेट हो जाएंगे, ठीक है ना। और अपने नोट्स जरूर तैयार कर लेना, ठीक है ना। तो इसके बाद हमने कहा वर्ण। देखो एक क्वेश्चन और बनता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेना। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। हम हिंदी भाषा में वितरण कर रहे हैं, हिंदी भाषा को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम केवल प्रयास ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बताओ। सर ध्वनि है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, जिसको अलग अलग कंडीशन के आधार पर हमने वर्ण भी कहा, अक्षर भी कहा। यह बहुत कुछ लोग मतलब अल्प ज्ञान के कारण ध्वनि को ही अक्षर मान लेते, अक्षर को ही वर्ण मान लेते। ये बहुत बड़ी कंडीशन है, ये विद्वत्ता का क्षेत्र है, हमें इस पर विचार नहीं करना। बस आपको तो क्या याद रखना है कि हम सब भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, जिसको हम वर्ण भी कह सकते हैं और अक्षर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारी ध्वनि है, अब ये ध्वनि, एक ध्वनि मैंने बोल दिया अ, क्या अ से हम किसी भाषा का निर्माण कर सकते हैं? नहीं। मैंने बोल दिया प, क्या प वर्ण से हम किसी का निर्माण कर सकते हैं? किसी भाषा का नहीं। तो ये जो ध्वनि है ये एक नहीं होगी, अनेकों ध्वनियों के माध्यम से हमने किसी एक भाषा का निर्माण किया। और वे ध्वनियां हमारे हिंदी भाषा में कितनी है? 52 यानी 52, ठीक है ना। अब इन ध्वनियों को हमने विभाजित किया दो भागों में। कितने भागों में विभाजित किया वाले जी? दो भागों में। ये दो भाग कौन कौन से थे? वर्णमाला विभाजन, वर्णमाला विभाजन, जिसको हमने दो भागों में विभाजित किया। कितने? 2 टाइप्स, ठीक है ना। ये दो भाग हो गए हमारे। नंबर 1 ऐसे लिखेंगे हम इसको, चार्ट बना के चलेंगे तो जल्दी याद होगा। सबसे पहला जो वर्ण है हमारा वो क्या होगा? हमारा स्वर। दूसरे नंबर पर क्या रखा सर हमने? व्यंजन। समझ में तो आ रहा है ना आपके? तो जो स्वर होते हैं हमारे, पहले इसी के बारे में विचार कर लें। सबसे पहले स्वर क्या होता है? पूर्ण होता है। ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि ऐसे कौन से वर्ण है जो पूर्ण है? वे स्वर है, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या बनता है? दूसरा हमने क्या कहा? इसको स्वतंत्र। इनको हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र हैं। तीसरा फिर क्या कहा हमने इसको? ये मात्रिक भी होते हैं, यानी मात्रा इन्हीं के योग से चलती है। समझ में आ रहा है ना? यानी ये मात्रिक भी होता है, यानी कि मात्रा इन्हीं से चलती है। और फिर यहां तक तो समझ में आ गया ना, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र हो, जो स्वाश्रित हो, जो पूर्ण हो, जो मात्रिक हो, स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? इनको स्वर कहते हैं। याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बहुत बनता है हमारा हिंदी भाषा में कि हिंदी वर्णमाला में पूर्ण वर्ण कौन से हैं? स्वर। मात्रिक वर्ण कौन से? स्वर। स्वतंत्र वर्ण कौन से? स्वर। तो अब हम इनकी संख्या देखेंगे, इनका विभाजन देखेंगे। तो संख्या तो सीधे तौर पर आपको जो हिंदी में लगानी है वो 11 लगानी है। कितने लगानी है? 11 वर्ण। हमेशा कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन में बच्चे 13 लगा देते हैं, ठीक है ना। अयोग वाग उसमें इंक्लूड करके क्या करते हैं? 13 लगाते हैं, जो क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको एक देखना दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना है आपको, पेपर में आपके 90 नंबर वैल्यू नहीं रखते। ये 90 नंबर आपका वैल्यू नहीं रखते, 1 नंबर आपका वैल्यू रखता है। क्योंकि एक नंबर अगर आप सही करोगे, एक क्वेश्चन सही करोगे तो ही आप आगे निकलोगे। अब समझो बात, 90 नंबर वाले तो बहुत सारे हो सकते हैं, आपको 91 चाहिए तो यो 1 नंबर आपके लिए वैल्यू रखता है। और यही कंपटीशन है, ये आपको कहीं से नहीं मिलेगा। कंपटीशन क्यों करते हैं हम? इसी किसी को तो कंपटीशन कहते हैं। 90 तक तो सब बराबर है, ठीक है ना। 1 नंबर आपके लिए वैल्यू रखता है और वो 1 नंबर इस तरीके से प्राप्त होता है। आपको मोटे तौर पे नहीं पढ़ना है। चलो आगे बढ़ूं मैं। तो इनका विभाजन देखते हैं हम। इनकी संख्या तो होती है 11, हमेशा पेपर मारता है कि संख्या कितनी है? 11। ओके, अब चलो मैं आगे बढ़ू।
अब इनका विभाजन देखते हैं हम, स्वर विभाजन। अब हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला में स्वर विभाजन, स्वरों को कितने भागों में विभाजित करें ताकि आसानी से हम इसको पढ़ भी लें और समझ भी लें। तो हमने करा स्वर विभाजन। तो हिंदी के अनुसार हम अपने स्वरों को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे तीसरा भाग भी बताया जाएगा इसका, लेकिन वो तीसरा भाग गिनती में नहीं आता। पहला तो होगा एक मात्रिक, दूसरा होगा द्विमात्रिक, यानी एक मात्रा वाले स्वर और 2 मात्रा वाले स्वर। ठीक है ना। क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन जाता है कि अब हम इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। कैसे? ह्रस्व स्वर, ठीक है ना, एक मात्रिक हो गया, ह्रस्व स्वर हो गया, इस प्रकार से जानते हैं। तो ये तो हो गया मात्रा की दृष्टि से। मात्रा की दृष्टि ये हो गया, काल की दृष्टि यानी समय की दृष्टि से, समय या काल, यानी किसी वर्ण को बोलने के लिए हमें कितना समय देना पड़ रहा अपने आवाज को, इसको बोलते हैं हम समय या काल। यानी ये तो ह्रस्व जो नाम दिया हमने इसको काल की दृष्टि से दिया। और इनकी संख्या होती है ए ई उ री री 4। कितने हो गए? 4 हो गए। जैसे अ ई उ री री, ये चारों वर्ण कैसे हैं हमारे? ह्रस्व वर्ण। ए वर्ण दे दिया, सपोज दैट हमने 4 ऑप्शन देखे ए बी सी डी। पहले में दे दिया हमने आ, फिर दूसरे में दे दिया बड़ी ई, तीसरे में दे दिया बड़ा ऊ, और इसमें दे दिया हमने अ। पूछ लिया कि इसमें ह्रस्व वर्ण बताइए, क्या बताओगे आप? क्योंकि इन चारों में से कोई एक वर्ण होगा, तो ए हो गया हमारा। ऐसे आपको अपना क्वेश्चन सही करना है। ये कंफ्यूजन में डाल देता है इस तरीके से, जब तक आपको इसका पता नहीं होगा ह्रस्व की जगह। इसने कह दिया कि एक मात्रिक वर्ण बताओ, तो कौन सा है? अ। ठीक है ना, आगे बढ़ू। तो अभी हमें ना देखो, ये तो होगी सिंपल दृष्टि, ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका है कि हमने ए ई उ री री याद कर लिया, है ना, ए ई उ री याद कर लिया हमने। लेकिन नहीं, इससे आगे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले पूछता है कि ए कैसा वर्ण है? ए कैसा वर्ण है? ए हमारा प्रकृति वर्ण है। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी में बहुत बार पूछा जाता है। ये कैसा स्वर है? प्रकृति वर्ण भी कह सकते हैं, स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है सर, समझ में आ रहा है ना आपके? तो फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें से कौन सा वर्ण ऐसा है जिसकी मात्रा ना, जिसका दीर्घ नहीं होता, यानी जिसका बड़ा वर्ण नहीं होगा? तो कौन सा होगा? री री का दीर्घ नहीं होता। हाँ, वो भी बताया जाएगा अभी। ठीक है ना, इसलिए इसको प्रकृति वर्ण कहा है। तो जैसा ईश्वर ने पैदा किया ऐसा कैसा ही रहेगा, इसकी कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होती। ये तो सभी वर्णों के साथ में ऑलरेडी जुड़ा मिलेगा आपको, व्यंजनों के साथ में। तो एक चीज और, ए की कोई मात्रा नहीं होती, यानी चिन्ह नहीं होता। मात्रा तो है इसकी, वो पूर्ण है, पूर्ण स्वर है अपने आप में, लेकिन इसका कोई चिन्ह नहीं होता। जैसे कि हमने ए के सामने आ का डंडा देता तो आ बन जाता है। ठीक है ना, ये चिन्ह रहित वर्ण है। तो आगे बढ़े सर, तो क्वेश्चन डायरेक्ट बने तो क्या पूछोगे? 4। दीर्घ किसका नहीं है? री का। प्रकृति वर्ण कौन सा है? अवर्ण। समझ में आया यहां तक? आगे बढ़े। अब क्वेश्चन यहां से एक चीज और बन जाता है कि ह्रस्व वर्णों को बोलने के लिए कितने समय चाहिए हमें? 1 सेकंड का समय। ठीक है ना, ये चीज क्वेश्चन पेपर में आती है। आगे बढ़ेंगे। द्विमात्रिक, इसको हमने क्या बोला? दीर्घ या गुरुवर्ण भी बोलते हैं इसको भाई हम। दीर्घ भी बोलते हैं इसको और गुरुवर्ण भी बोलते हैं इसको। तो इनकी संख्या कितनी है विवेक जी? 4। 11 में 4 गए, कितने बचे? हाँ, 11 में 4 गए 7, तो इनकी संख्या होगी 7। कैसे? अब इसको हम देख लेते हैं। इसका एक जोड़ है, बहुत आसान, बहुत तरीके से, घबराने की जरूरत नहीं है। यहीं कहीं निकाल देता हूं इसको मैं। अब हमने जैसे कि हमने कहा दीर्घ का मतलब होता है बड़ा होना, गुरु का मतलब भी क्या होता है? बड़ा होना। ठीक है ना, इसको हमने क्या करा? ए में ए जोड़ दिया, बराबर क्या बना? बड़ा आ। पहला वर्ण निकल गया हमारा। दूसरा हमने ई में ई जोड़ दिया, क्या निकला? बड़ी ई। दूसरा वर्ण निकल गया हमारा दीर्घ। तीसरे हमने क्या करा? ऊ जोड़ दिया,
ऊ के साथ में जब हम ऊ जोड़ेंगे तो बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। यहां तक तो समझ में आ रही ना बात। इनको बोलते हैं हम समजातीय, समजातीय दीर्घ। ठीक है भाई, इनको बोलते हैं हम समजातीय दीर्घ। यहां तक समझ में आई आपकी बात। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बनता है कि हमें तो अभी 3 ही हुए हैं, हमें 4 करने हैं। ठीक है ना, रीरी का कोई दीर्घ नहीं होता तो कैसे लिख दे इसको, हम नहीं लिख सकते। तो आगे बढ़ेंगे भाई। इसके बाद फिर हम आते हैं हमारा, जब हम ये चीज उठा लेंगे यहां से, है ना, ये इन दोनों को उठा लेंगे, इनको उठा लेंगे। यहां दिखा रहा हूं करके मैं तुम्हें, ए प्लस ई बराबर ए बन गया। याद रहेगी बात। फिर हमने क्या करा, यहां तक तो समझ में आ गई। अब हम इसको हटा के बीच में से इन दोनों को मिला लेंगे। इसको हटा दिया, बीच में से इन दोनों को मिला दिया तो क्या बना, ये देखो कि ये सब कुछ इसमें ही छिपा हुआ है। हम घबरा जाते हैं देखकर कि भाई इसमें से क्या कैसे करें, कैसे बना। ये संधि भी क्लियर होगी आपके यहाँ से, संधि अक्षर क्लियर होंगे, बहुत चीजें क्लियर होंगी आपके से ही। तो हमने इसको भी उठा करके यहां रख दिया। दिख रहा है ना आपको, ऊपर लिखो उसको। ठीक, तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है, ई को हटा करके इन दोनों को उठा लेना है, समझ रहे नहीं, अ प्लस उ। ठीक है ना, तो इनको मिलाने से हमारा बनता है ओ। एक गलती कभी मत करना कि ये छोटा ये बड़ा, ये गलती मत करना, क्योंकि कोई इनमें ना तो कुछ छोटा है ना बड़ा है, ये सभी के सभी दीर्घ हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद इसको हमने उठा करके यहां लिख दिया। अब हमें क्या करना, ऊ को उठा देना बीच में से, इन दोनों को जोड़ने पर नया वर्ण आपका तैयार हो जाएगा, उसको बोलते हैं आउ। इसको यहां रख दिया। यहां तक समझ में आया। संख्या गिनो, 7 हो गया ना, बेड़ा पार। अब इनको क्वेश्चन बनना है, इनको क्या नाम दिया, इनको तो कह दे हमने समझाती है। जैसी जाति इनकी थी ऐसी जाति इनकी, अर्थात क्या, बस केवल बड़ा हुआ, मात्रा बढ़ी। लेकिन ये तो कुछ नया ही डिफरेंट चीज निकल गया आपके सामने, जो आपने कहीं देखी नहीं अब तक। तो उसको क्या कहा हमने, संधि अक्षर, है ना, संध्या अक्षर या संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं इसको हम। यहां तक समझ में आई बात, क्लियर। आप क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे एग्जामिनर या आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिले कि दीर्घ स्वर कितने हैं तो कितने लगाओगे। अगर क्वेश्चन पूछे कि ह्रस्व स्वर कितने हैं तो कितने लगाओगे। ऐसा स्वर बताइए जिसका दीर्घ नहीं है, री। समझ में आ रही है ना बात। संधि अक्षर कितने हैं भाई, 4। ठीक है ना। ए प्लस ऊ के योग से कौन सा वर्ण बनेगा, ओ बनाना, वो दिखा वहां पे। और ए प्लस ओ के योग से औ बनेगा। क्लियर है ना बात। कर दोगे पेपर में, मिटा दो उसे, चले।